नीट का फुल फॉर्म बताओ। अरे नहीं आता हमें नीट का फुल फॉर्म, हमें लेकिन इलाज चाहिए। जो डॉक्टर डुप्लीकेट होकर सरकारी अस्पताल में जाएगा, अगर उसको इलाज करना नहीं आएगा तो मार तो गरीब लोग खाएंगे। अरे दहशतगर्द का मतलब क्या होता है, पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा। दहशत तो उनने फैलाई है कि आज हम बोल नहीं पा रहे सड़कों पे उतर के। हम नहीं बताएंगे नीट की फुल फॉर्म, हमें बस इलाज चाहिए। जहाँ पे कोई भी औरत हो, चाहे भी कोई मजदूर हो, चाहे कोई आदिवासी हो, तो हमला इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं हमसे, हमारी एकता से डरते हैं, हमारी एकजुटते की लड़ाई से डरते हैं, इसीलिए वो अलग अलग लोगों को यहाँ पे भेज रहे हैं। PhD पास जो कैंडिडेट है वो चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा है। ये दहशत होता है जिसके लिए नौकरी नहीं है। जो चलता हुआ चक्र होता है ना, जिसको हम पहिया कहते हैं, उसमें किसी ने डंडा फंसा दिया है और ये पहिया रुक गया है। हम सबको मिलकर उस डंडे को निकालना है और उस पहिए को लगातार चलाना है। उस पहिए में रोजगार भी है, सुरक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है। भले हम विदेशों में कहते कि सब चंगा सी, कैसे चंगा है जहाँ पे शौचालय नहीं है स्कूलों में। इतने हजार स्कूल बंद करा दिए गए हैं जिसमें कहते हो कि बच्चे पढ़ने नहीं आते। ये तो सॉल्यूशन नहीं होता है ना कि बच्चे पढ़ने नहीं आते तो स्कूल बंद कर दिया जाए। हकीकत क्यों नहीं बताते कि उस स्कूल में टीचर नहीं है, तुमने भर्ती नहीं की है। आए दिन शिक्षकों की भर्ती कम है। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या हम गलत हैं? क्या रोजगार की बात करना गलती है हमारी? तो हम माफी मांग लेंगे, लेकिन वो भी तो माफी मांगे। इतने लोगों की मौत हो गई है। पता है क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो रहा है? वो इसीलिए इस्तीफा नहीं दे रहा क्योंकि अगर वो निकल गया, पार्टी से बाहर आ गया, तो वो कहेगा अबे रेल मंत्री, तूने भी तो हमारे बीच में काले कानून किए, तेरे भी राज्य में बहुत रेलों का एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, तू भी तो बड़ा ब्लैक मनी इकट्ठा करके रखा है। अबे स्वास्थ्य मंत्री, तेरे भी राज्य में बहुत लोग मारे गए हैं। वो सबकी चेन खुल के आएगी, इसीलिए इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। आज के भारत देश में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो युवाओं का है और वो युवा गरीब है। भारत में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की और वो गरीब है। और उन गरीब लोगों के जो बातें हैं, उनके मुद्दे हैं, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। इसीलिए हम यहाँ पे ना कि री एग्जाम हो गया तो अब क्या दिक्कत है? देखिए जब जिस सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं, जिस सरकार में 2014 से 26 तक इतने पेपर लीक हो गए हैं, जिसकी बात हमारे पास आई है उसी के आंकड़े हैं। बहुत सारे तो पता भी नहीं चलते हैं कितने पेपर लीक होते हैं। अंदर बैक डोर से किसका पेपर करवा दिया जाता है, आपका पेपर कोई और दे रहा है, किसी और से पैसा दे करके किसी को पास किया जा रहा है। तो ये धांधलियाँ तो हमारे सामने आई हैं, उन्हीं के आंकड़े हम बता रहे हैं। तो इस पेपर में भी जो री एग्ज़ाम हुआ था, नीट का जो पेपर हुआ था, उसमें भी धांधलियाँ हुई थी। और हमारी बात सिर्फ पेपर लीक की ही बात नहीं, हम केवल पेपर लीक ख़त्म हो इसके लिए ही धरना पे नहीं आया। हमारी डिमांड ये है कि जो बहुसंख्यक युवा है, जो छात्र की श्रेणी में भी नहीं है, जो तो नीट के सपने देखना भूल ही गया है, उनके सपने तो पहले ही 12वीं क्लास कंप्लीट ना होने की वजह से सपने वैसे ही दम घोट देते हैं। उन युवाओं की बात कौन करेगा? वो युवा जो आगे की शिक्षा लेने के लिए सोचता है कि मैं काम करूं आज के दिन पेट पूरा भरने के लिए, या मैं पढ़ाई करूं, क्योंकि हायर एजुकेशन में सीट ही उतनी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में रेगुलर कॉलेज में इनरोल्ड हो सकते हैं। बाकी बच्चे कहाँ हैं? बाकी बच्चे जाते हैं ओपन में, डिस्टेंस में, जहाँ पर ना तो टीचर्स होते हैं पढ़ाने के लिए, ना तो उनको ढंग से किताबें मिलती है। एक किताबों में SOL की किताब में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, जिसमें ये लिखा है कि हमारा देश 1945 में आज़ाद हुआ था। जिस किताब में ये लिखा है, उस किताब से आप क्या उम्मीद करेंगे? ये लिखा हुआ है कि विवेकानंद अनैतिक व्यक्ति थे। उस किताब से पढ़ के कोई व्यक्ति अगर पेपर भी दे के आ जाएगा, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं जो लोग बच्चे तक बता देते हैं कब हमारा देश महान हुआ था। पर आप खुद क्रांतिकारी हैं, आपका संगठन भी क्रांतिकारी है, आपको उम्मीद है? क्यों नहीं उम्मीद है? मजबूत सरकार है, आप तो जानती है, लंबे समय से संघर्ष करते देखिए, जब भारत में इतने बुरे हाल थे कि औरतों को घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं थी, पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। अगर वो पढ़ने जाती थी तो उनको कहा जाता था कि उनकी पति की मृत्यु हो जाएगी। हम उस देश में ही रह रहे हैं अभी भी। पुराने इतिहास को खंगालेंगे, अगर पुराने क्रांतिकारी महिलाओं और लोगों की बात की जाएगी तो उन्होंने तब संघर्ष किया था जब महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। तब राजा उनका स्तन ढकने पे कर लिया करते थे, टैक्स लिया करते थे। तब वो लड़ाई हासिल कर ली, जीत हासिल कर ली, जब बोलने तक के लिए भी महिलाओं के लिए आज़ादी नहीं थी, राइट टू स्पीच का हमारे पास अधिकार नहीं था। आज तो हमारे पास वो अधिकार हासिल किए हैं लोगों ने लड़ झगड़ के। सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, यहाँ पे भारत में कई लोगों ने, इसमें मजहब की बात नहीं है, सारे अलग अलग मजहब के लोगों ने एकता के साथ लड़ाई लड़ी थी। आज उस देश में हम रह रहे हैं, लेकिन फिर भी
हम गर्व कर सकते हैं कि हमारा देश बहुत महान है। हम मंगल ग्रह से पत्थर लेके आ सकते हैं, उस पर रिसर्च कर सकते हैं, साइंटिस्ट बड़े बड़े वैज्ञानिक इस पे सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में गटर में एक मजदूर मरने के लिए आज़ाद है। ये है भारत देश आज़ाद। इस देश को हम कह सकते हैं कि देश बड़ा महान है। बहुत छाती ठोक के कहें कि देश हमारा महान है, बहुत हम अच्छे हालातों में रह रहे हैं। जिस देश में एक आए दिन महिलाओं का रेप होता है और रेप होने के बाद उसी को विक्टिम बनाया जाता है, उसी को बोला जाता है कि दोषी है। जिस देश में कठुआ जैसे, उन्नाव जैसे मामले सामने आते हैं, महिला पहलवान जो शरीर से भी मजबूत हैं, जो लड़ती रहती हैं, लगातार आगे आवाज़ उठाती हैं, उनके साथ इतनी बदसलूकी की गई। वो इसी जंतर मंतर पे आई थी, उनको घसीट करके थाने में रगेड़ा गया था। उस आंदोलन में मैं भी थी, जिसपे अभी भी मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। आप तो खुद क्रांतिकारी हैं, ठीक है, तो संघर्ष मैं तो यही बात कह रही हूँ कि अगर वो महिलाएं, जो हो सकता है कि एक आदमी को पटक के मार भी दे, पीट भी दे, वो महिलाओं को न्याय तक नहीं मिल रहा है इस देश में। तो आप सोचिए, एक दलित जो बस्ती में रहती है, जो फैक्ट्री में काम करती है, जिस ठेकेदार के अंडर में वो मजबूरन अपने घर का 13,000 14,000 की नौकरी करके अपना घर चला रही है, उन औरतों के साथ आए दिन इतनी घटना होती है, उनकी बात आज तक सामने नहीं आती है। ये आंकड़े तो वो हैं दोस्तों जो हमारे सामने दर्ज हो गए हैं, जो पुलिस स्टेशन तक पहुँच गए हैं। बहुत सारे पुलिस स्टेशन तक तो पहुँचते नहीं हैं। दिल्ली से बाहर अगर बात करें, यूपी की बात करें, सबसे बड़ा यूपी, उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा क्राइम में नंबर 1 राज्य है हमारे भारत देश का, जहाँ पे नंबर 1 है क्राइम का, वीमेंस के क्राइम का, वीमेंस के रेप का, वीमेंस की छेड़छाड़ का, जहाँ पर पे घर पे भी अत्याचार होता है और थाने में भी जाकर के पुलिस कांस्टेबल के द्वारा उसको अत्याचार सहना पड़ता है। तो अभी बयान दिया है कि ये जो लोग जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे हैं, ये दहशतगर्दों की बी टीम है। आपने भी सुना होगा, उन्होंने एक टीवी पर अपने इंटरव्यू में कहा। देखिए, तो आपको तो दहशतगर्द बता दिया। देखिए, उन्होंने अभी तक इतने दिनों से तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने चुप रहे। मोदी जी भी चुप रहे, चुप भी नहीं तोड़ी। उनके लिए तो मुद्दे कुछ और ही होते हैं। इतने दिनों बाद अगर वो कुछ कह रहे हैं तो पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। हमारे देश में बात यहाँ पे दिक्कत आती है कि हम लोग एजुकेट नहीं हो पाते, हम लोग चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो जब एजुकेशन ही नहीं मिलेगी, हमारा मुख्य डिमांड है कि एजुकेशन मिले ताकि लोग समझदार हो, समझदारी के साथ चुनौतीपूर्ण सवाल करना सीखे और सवाल में जवाब क्या दे रहे हैं उस पर भी सवाल करना सीखे। तो ये जो देश में इस तरीके के वाक्य हमारे मंत्रियों द्वारा दिए जा रहे हैं कि दहशतगर्द, अरे दहशतगर्द का मतलब क्या होता है, पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा। दहशत तो उनने फैलाई है कि आज हम बोल नहीं पा रहे सड़कों पर उतर के। एक लड़की अपने रेप के बाद भी पुलिस स्टेशन में जाती है, थाने में 3-3 दिन हो जाते हैं, 3-3 रात हो जाती है, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। इस देश को कहते हैं दहशतगर्द। वो हमको बोल रहे हैं, हम तो खुल के छाती ठोक के बोलते हैं कि हम हमारे यहाँ पे आइए। हमारे यहाँ जो 2012 से हम अभी तक देखते आए हैं, ना तो किसी भी पीड़िता को जिस तरीके से इन्होंने वादे किए, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, ये सेंटर वो होता है कि रेप पीड़िता को एक ही छत के नीचे इलाज मिले, उसी छत के नीचे उसको चिकित्सा के साथ साथ कानूनी सलाह मिले, उसी छत के नीचे उसको काउंसलर मिले। मानसिक डिप्रेशन भी होता है औरत का। लेकिन ये जो चुनावी वादे हैं, इनमें सरकार सिर्फ दिखाई देती है बोलते हुए, उनके बैनर्स पे दिखाई देते हैं, पिछले 7 दिन में कई बार आप लोगों के ऊपर हमला भी हो गया। देखिए, बिल्कुल हुआ है हमला यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम डरने वाले नहीं है। यही हमारी एक संघर्ष की चुनौती है। और अगर हमला हो रहा है तो ये हमारी सफलता भी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ हमला होना ही चाहिए, मैं दुखी हूँ इस चीज़ के लिए कि हमला क्यों हो रहा है। लेकिन एक और चीज़ है, वो हमला इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं हमसे, हमारी एकता से डरते हैं, हमारी एकजुटते की लड़ाई से डरते हैं। इसीलिए वो अलग अलग लोगों को यहाँ पे भेज रहे हैं। किसी औरत को बहरूपी के तौर पे भेज रहे हैं, उनसे बुलवाया जा रहा है कि धरने में मत बैठो, तुम्हारे ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तुम्हें पकड़ के ले जाएगी पुलिस, तुम्हें घसीट के रैंक के ले जाएगी। ये लोगों द्वारा बोला जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कैंसर पीड़िता भी है, वो महिला है जो लगातार हमारे साथ आए दिन उड़ीसा से आई है। मैं बताना चाहूँगी, उनका बेटा भी आया है, 7वीं क्लास में ही वो पढ़ता है। वो भी बड़ा एक उम्मीद बना करके यहाँ पे आया है कि उसके पिताजी नहीं है और इलाज भी उनको सही से नहीं मिला। हम किस उम्मीद से आ रहे हैं? कोई भी कुछ भी बोलता है, हम विश्वास कर ले। कोई तुमसे पूछ रहा है नीट की परिभाषा बताओ, नीट का फुल फॉर्म बताओ, अरे नहीं आता हमें नीट का फुल फॉर्म, हमें लेकिन इलाज चाहिए। जो डॉक्टर डुप्लीकेट होकर सरकारी अस्पताल में जाएगा, अगर उसको इलाज करना नहीं आएगा तो मार तो गरीब लोग खाएंगे। हम नहीं बताएंगे नीट की फुल फॉर्म, हमें बस इलाज चाहिए। जहाँ पे कोई भी औरत हो, चाहे भी कोई मजदूर हो, चाहे कोई आदिवासी हो, चाहे मणिपुर के लोग हो, सबको इलाज लेने का अधिकार है इस देश में, राइट है। लेकिन होता क्या है, आप जाइए दिल्ली के शहरों में, दिल्ली के बड़े बड़े इलाकों के अस्पतालों में एक एक बेड पे 3-3 औरतें प्रेग्नेंट लेडी बैठी हुई हैं। डिलीवरी के बाद उनको क्या मिलता है?
उनको बैठने तक की जगह नहीं मिलती है, उनको जमीनों पे थूका हुआ होता है, गंदगी होती है, वहाँ पे अपने बच्चों को लिटाना पड़ता है। वो इलाज करवाने जा रही है कि वहाँ की बीमारी लेने आ रही है? ये भी तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री को देखना चाहिए। पता है क्यों नहीं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो रहा है? मैं बताती हूँ इसका राज। पता है क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान को या तो बर्खास्त किया जाएगा मोदी के द्वारा, या वो खुद से शर्म के मारे, शर्म तो है ही नहीं तो अभी तक इस्तीफा दे देते। आज 7वां दिन है, वो इसीलिए इस्तीफा नहीं दे रहे हैं क्योंकि अगर वो निकल गया, पार्टी से बाहर आ गया, बात तो पहुंचेगी सड़कों पे, लोगों के बीच में जाएगी, तो वो कहेगा अबे रेल मंत्री तूने भी तो हमारे बीच में काले कानून किए, तेरे भी राज्य में बहुत रेलों का एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, तू भी तो बड़ा ब्लैक मनी इकट्ठा करके रखा है। अबे स्वास्थ्य मंत्री तेरे भी राज्य में बहुत लोग मारे गए हैं, वो सबकी चेन खुल के आएगी। इसीलिए इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे मोदी पे भी उंगली उठाई जाएगी, यहाँ पे शिक्षा मंत्री पे भी उंगली उठाई जाएगी, रेल मंत्री पे भी उंगली उठाई जाएगी, यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री पे भी उंगली उठाई जाएगी। सिर्फ हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा या बर्खास्त की मांगने नहीं आए हैं। यहाँ पे रोजगार की भी एक बड़ी मुद्दा है जो लोगों के बीच में जाने की बात है, क्योंकि लोग चाहे 12वीं पास करें। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कर रही हैं, क्या लगता है आपको सरकार की प्राथमिकता है इन चीजों को लेकर? देखिए, अगर प्राथमिकता होती तो आज हम सड़कों पे नहीं होते। आज इतना बुरा हाल है ना, जिसको वो दहशतगर्द कह रहे हैं, दहशतगर्द के बारे में मैं बताती हूँ। इतना दहशत है कि PhD पास जो कैंडिडेट है वो चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भर रहा है। ये दहशत होता है जिसके लिए नौकरी नहीं है। हमारे जो PhD धारक कैंडिडेट है ना, उनके पास काबिलियत की कमी नहीं है, कमी है तो सीटों की, नौकरी की। इस चीज़ पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सीट नहीं निकल रही है, लोग आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। सिर्फ नीट की परीक्षा से लीक होने पे आत्महत्या नहीं कर रहे। यहाँ पे पूछिए उन औरतों से जिनको न्याय नहीं मिलता है, एक बार अत्याचार सहती है, फिर FIR में अत्याचार सहती है, फिर अदालतों में अत्याचार सहती है, वो मर जाती है उनकी, लेकिन रिपोर्ट तक पूरी ढंग से नहीं चलती है, उनकी सालों साल केस चलता रहता है। वो होता है दहशतगर्द, जो औरत महसूस करती है और फांसी के तख्ते तक पहुंचा देती है। यही तो सवाल उठ रहा कि अकेले शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से क्या व्यवस्था बदल सकती है? नहीं बदल सकती। अभी तो हमारी ये लिस्ट का पहला नाम है। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, चाहे कोने कोने पर। भगत सिंह ने भी कहा था कि हर एक कोने पे अगर शिक्षा नहीं पहुंचेगी, इस देश का विकास नहीं होगा। और ये विकास अभी रुका हुआ है। जो चलता हुआ चक्र होता है ना, जिसको हम पहिया कहते हैं, उसमें किसी ने डंडा फंसा दिया है और ये पहिया रुक गया है। हम सबको मिलकर उस डंडे को निकालना है और उस पहिए को लगातार चलाना है। उस पहिए में रोजगार भी है, सुरक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, और उस पहिए में देखा जाए हर किसी के लिए शिक्षा है, चाहे वो किसी भी भारत के राज्य से आता है। वहाँ पता है क्या होता है, पानी से गुजर के, नहर से गुजर के, आज भी 2026 की बात है, लोगों को दूसरे पार जाकर के स्कूल की शिक्षा लेनी पड़ रही है। ऐसे राज्य में रहते हैं हम लोग, ऐसे देश में रहते हैं। भले हम विदेशों में कहते हैं कि सब चंगा सी, कैसे चंगा है जहाँ पे शौचालय नहीं है स्कूलों में। इतने हजार स्कूल बंद करा दिए गए हैं जिसमें कहते हो कि बच्चे पढ़ने नहीं आते। ये तो सॉल्यूशन नहीं होता है ना कि बच्चे पढ़ने नहीं आते तो स्कूल बंद कर दिया जाए। हकीकत क्यों नहीं बताते कि उस स्कूल में टीचर नहीं है, तुमने भर्ती नहीं की है। आए दिन शिक्षकों की भर्ती कम है। मैं खुद एक टीचर के रूप में एलिजिबल हूँ, मैंने भी BEd MAd किया है। मैंने खुद 2023 में फॉर्म भरा था। 9 सीटों पे 12,500 टीचर ने अप्लाई किया। सोचेंगे मारामारी कितनी है। 9 सीटों पे 12,500 कैंडिडेट ने अप्लाई किया और 7,500 लोगों ने पेपर दिया। 2023 का फॉर्म निकला, 2025 में पेपर हुआ और 2026 में एग्जाम का रिजल्ट आया। कितना लंबा प्रोसेस बना है। बहुत से एग्जाम तो होते ही नहीं है। हमारी जो 1,000-1,200 की फीस होती है वो ऐसी ही चली जाती है। बहुत लोग तो अपना रुख ही मोड़ लेते कि इसमें तो नहीं हो रहा, उसमें बढ़ देते हैं, इसमें नहीं हो रहा तो उसमें बढ़ देते हैं। हर जगह मारा मारी। हम आपस में लड़ने की जगह हमें एकता के साथ लड़ना पड़ेगा। चाहे वो BA पास हो, चाहे वो MA पास हो, चाहे वो 12वीं पास हो, चाहे PhD हो। क्यों नहीं PhD धारकों को टीचर बनाया जाता है? क्यों नहीं शिक्षकों को टीचर बनाया जाता है जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं? अगर हमारे अंदर कोई कमी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, भाई बड़े बड़े संस्थान खोलो, इस पब और सिनेमा मॉल को बंद करो, इनकी जगह तुम अस्पताल खोलो, मस्जिद मंदिर पर लड़ाई मत करो, इनकी जगह स्कूल खोलो ताकि बच्चे पढ़ाई करें और इलाज कर पाए। उनके लिए उनका ट्रेनिंग करो। क्यों आपस में लड़ा रहे? हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, आपस में लड़ाते रहते हैं। एकता के साथ बोलना पड़ेगा। वो एकता याद करनी पड़ेगी जो सावित्रीबाई और फूले ने, फातिमा ने और सावित्रीबाई ने एक साथ एक महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई थी। उनके ऊपर भी गोबर पत्थर मारे जाते थे, लेकिन आज हम इन महिलाओं से सीखे हैं और आज उन्हीं महिलाओं की बदौलत पढ़ के यहाँ पे बोलने का जज्बा रख रहे हैं। अगर वो औरतें नहीं होती ना, उनकी एकता नहीं होती ना, तो आज हम भी यहाँ पे नहीं होते हैं। उनको याद करने की जरूरत है। अशफाक उल्लाह खां को याद करने की जरूरत है और भगत सिंह के साथियों की याद करने की जरूरत है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन सबकी एकता को हमें ला की जरूरत है। उनकी पूजा करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। उनके विचारों को मन
मन में जहन में लाने की जरूरत है और उसको सामने काबिलियत के साथ आगे लाने की जरूरत है। आखिरी सवाल, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बदनामी के लिए तो ये सरकार अभी तक जुटी हुई है, वो बदनामी कर रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं और सच बोलने वाले को हमेशा बदनाम किया जाता है। आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या हम गलत हैं? क्या रोजगार की बात करना गलती है हमारी? तो हम माफी मांग लेंगे, लेकिन वो भी तो माफी मांगे। इतने लोगों की मौत हो गई है, इतने लोगों ने आत्महत्या कर लिया। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का कोई टैग पे आता है, कोई ट्विटर पे आता है मैसेज कि मैं निवेदन करता हूं कि मुझसे गलती हो गई और मेरे जो बच्चे हैं, युवा है, वो आत्महत्या कर लिए, मैं उनकी शांति के लिए हाथ जोड़ता हूं। एक भी लाइन नहीं कही है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है इस चीज को। वो जानबूझ करके इसको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक को ही बदनाम कर रहे हैं। इस चीज से हम पीछे नहीं हटेंगे। बदनाम तो बहुत लोगों को किया गया था। सावित्री बाई को भी बोला था कि औरतों को भड़का रही है, लेकिन वो रुकी नहीं। अगर वो रुकती तो औरतों के लिए शिक्षा नहीं हासिल होती। इसीलिए हमें उन लोगों को याद करके आगे बढ़ने की जरूरत है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।